हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी सजीवता के लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले कल हमने आपको जो बायोलॉजी के जो सामान्य परिचय के बारे में बताया था, उसमें एक तो जीव विज्ञान की परिभाषा उसको हमने पढ़ा। जीव विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों के बारे में अध्ययन किया। एक बार मैं आपको कल का रिपीट करवा रहा हूं। जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, उसके जो पिता हैं जनक, वो अरस्तु है। ये कल भी हमने पढ़ा था। जंतु विज्ञान के पिता भी जो जूलॉजी है, उसके पिता भी अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान जो है, उस वनस्पति विज्ञान के जो पिता है वो थियोप्रेस्टस है। यहाँ तक जो कल की हमारी जो क्लास थी, वो वनस्पति विज्ञान की परिभाषा हमने समझाने के बाद फादर ऑफ बॉटनी जो थियोप्रेस्टस है, वो हमने यहाँ तक आपको कल की क्लास में बताया था। देखिए, हमने जो जीव विज्ञान की कल जो परिभाषा पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें समस्त पेड़ पौधे एवं जंतुओं, यह कह सकते हैं कि जिसमें सभी जीवित प्राणियों या पेड़ पौधों, यह कह सकते हैं सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो सभी जीवधारियों का जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, वो शाखा कहलाती है जीव विज्ञान। लेकिन जितने भी सजीव है या जो भी जीवधारी है, हम उनमें किस प्रकार से अंतर स्पष्ट करेंगे कि कौन सी वस्तु तो सजीव है और कौन सी वस्तु निर्जीव है। हाँ, तो जितने भी जो सजीव है, उनमें ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनके द्वारा हम सजीव और निर्जीवों में विभेद कर सकते हैं। तो आइए, आज की हम इस क्लास में सजीवता के जो लक्षण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सजीवता का जो पहला लक्षण है वो है आपका कोशिकीय संगठन। पहला लक्षण कौन सा है? कोशिकीय संगठन, अर्थात सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। देखो बेटा, आप सभी जानते हैं और भली भांति परिचित है कि हमारे शरीर का जो निर्माण है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, और उन छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं? कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर का जो निर्माण है वो किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। तो जितने भी सजीव है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो प्राणी हो, जंतु हो, उन सभी का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। अर्थात उनके शरीर में कोशिकीय संगठन होता है। कौन सा संगठन होता है? कोशिकीय संगठन होता है। अब यदि कोशिकीय संगठन के आधार पर देखा जाए तो प्राणियों को दो भागों में विभाजित किया गया है।
कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। सभी जीवधारियों को एक तो होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीवधारी, और दूसरा बहुकोशिकीय जीवधारी। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवधारी। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिन जीवधारियों का शरीर या जिन प्राणियों का, जिन पेड़ पौधों का या जिन जीवधारियों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है वो तो कहलाते हैं क्या? एक कोशिकीय। और जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो कहलाते हैं क्या? बहुकोशिकीय। तो यहाँ पर इस बात का ये स्पष्टीकरण हो चुका है कि वास्तव में जो सजीव होते हैं उनका जो शरीर होता है वो कोशिका से मिलकर बना होता है, अर्थात उनमें कोशिकीय संगठन पाया जाता है, जबकि निर्जीवों में कोशिकीय संगठन नहीं होता, अर्थात निर्जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना नहीं होता। तो सजीवता का जो पहला आपका जो लक्षण है वो कौन सा है? कोशिकीय संगठन। एक बार फिर से, प्रत्येक प्राणी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, क्योंकि सभी सजीवों में कोशिकीय संगठन पाया जाता है और कोशिका के आधार पर, इनकी संख्या के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। जिन प्राणियों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है वो एक कोशिकीय कहलाते हैं, और जिन प्राणियों या जीवधारियों का शरीर एक से अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो बहुकोशिकीय कहलाते हैं। तो पहला जो सजीवता का जो आपका लक्षण था वो हो गया आपका कोशिकीय संगठन। कौन सा हो गया? कोशिकीय संगठन। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं। समझ में आ गया है पहला? अब देखो बेटा दूसरा जो सजीवता का जो लक्षण है वो दूसरा सजीवता का लक्षण है जनन। कौन सा लक्षण है दूसरा? जनन। जनन को अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिप्रोडक्शन। देखिए, प्रत्येक जो सजीव है वो अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो किसी भी सजीव द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, किसी सजीव द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की, किसी सजीव द्वारा अपने समान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अर्थात जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सजीवों के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न की जाती है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि निर्जीवों में जनन नहीं होता और सजीवों में जनन होता है, लेकिन जो सजीव होते हैं उनमें ये लक्षण पाया जाता है कि वास्तव में उनमें जनन होता है, लेकिन जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई भी सजीव जनन क्यों करता है? क्या आवश्यकता पड़ी जनन करने की? तो उसका सीधा आंसर है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। किसको बनाए रखने के लिए? अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सजीव जो होता है वो क्या करता है? जनन करता है। चाहे वो पेड़ पौधा हो,
चाहे वो प्राणी हो, सभी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया करते हैं ताकि उनका इस पृथ्वी पर अस्तित्व बना रहे। आप थोड़ा सा सोचिए कि यदि हम पृथ्वी पर अब हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है, अगर वो पॉपुलेशन अब जनन करना बिल्कुल बंद कर दे, तो आपको पता है कि आगे की स्थिति क्या होगी। आगे की स्थिति ये होगी कि जो पॉपुलेशन अब वर्तमान में है, मौजूद है, और अगर उसने जनन करना बंद कर दिया तो आने वाले समय में कुछ वर्षों बाद जो पॉपुलेशन वर्तमान में है उसकी तो मृत्यु हो जाएगी, और जब जनन की प्रक्रिया नहीं करेगी तो कोई भी जो नवीन संतान है वो उत्पन्न नहीं होगी, और सारी की सारी जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है, वो सारी की सारी जो आगामी जो भविष्य में वो नष्ट हो जाएगी। फिर आपको एक भी अस्तित्व देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जनन करना क्या होता है, आवश्यक होता है। कुछ अपवाद है। कुछ अपवाद क्या है? कुछ अपवाद ऐसे हैं कि वो सजीव है लेकिन उनमें जनन नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब जिनमें जनन नहीं होता और वो सजीव है, तो वो सजीव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सजीवता का तो एक लक्षण जनन भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जनन के अलावा जो अन्य लक्षण हैं वो उनमें पाए जाते हैं। अगर उनमें जनन नहीं है लेकिन जनन के अलावा अन्य लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए वो क्या है, सजीव है। अब बाद में जैसे बंध्य मानव, बंध्य जो मानव युगल का जो जोड़ा होता है, बंध्य मानव युगल, बंध्य मानव जो होता है जोड़ा, अपन कह सकते हैं नपुंसक। नर भी नपुंसक हो सकता है, मादा भी नपुंसक हो सकती है, और जब नपुंसक हो जाते हैं तो संतान उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो एक तो बंध्य मानव युगल, और एक दूसरा नाम और सुना होगा जिसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, वो है आपका खच्चर। क्या नाम है? खच्चर। तो एक खच्चर और एक बंध्य मानव युगल, ये दोनों सजीव है, क्योंकि सजीवता के जो अन्य लक्षण होते हैं वो सभी दर्शाते हैं, लेकिन इनमें जनन की प्रक्रिया नहीं होती। तो ये आपका दूसरा जो सजीवता का लक्षण है वो हो गया आपका क्या, जनन। अब हम दो आपके सजीवता के लक्षण हो चुके हैं, अब हम तीसरा लक्षण लेके आए हैं, गति। नाम सुना आपने गति का? शाबाश बेटो। तो गति जो सजीवता का लक्षण है, ये भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण लक्षण है, और गति जो होती है वो सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में गति नहीं होती। गति मूवमेंट, MOVE, मूवमेंट, मूवमेंट बोलते हैं गति। गति क्या होती है कि वातावरण में जब कोई भी उद्दीपक उत्पन्न होता है, कोई भी ऐसा संकेत उत्पन्न होता है उद्दीपक, तो उस उद्दीपक के प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, और यही घटना कहलाती है क्या, गति। तो कैसे लिखेंगे हम? किसी सजीव द्वारा उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया दर्शाई जाती है। किसी सजीव द्वारा उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया दर्शाई जाती है। इस घटना को, इसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। कोई भी प्राणी होता है या कोई भी पेड़ पौधे होते हैं, जब भी कोई उद्दीपक होता है तो हम उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। उसके प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपक कुछ भी हो सकता है,
जैसे हम चुपचाप यहाँ पर एक सावधान की पोजीशन में खड़े हुए हैं, अचानक हमें किसी मच्छर ने काटा, तो वो भी एक प्रकार का उद्दीपक है। मच्छर के काटने पर तुरंत ही हमारे हाथ गति करते हैं और अपनी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और खुजली करने लग जाते हैं वहां पर। या कोई भी उद्दीपक होता है, या कोई तिनका, या कोई भी मच्छर, या कोई भी ऐसा कीट जो हमें डिस्टर्ब करता है, हमारे अंदर अगर कोई उद्दीपक उत्पन्न करता है तो तुरंत ही हमारा जो हाथ है या जो भी हमारे कोने हैं वो वहां पर पहुंच जाती है, क्योंकि हम गति करने लग जाते हैं। तो किसी सजीव द्वारा उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया जो दर्शाई जाती है वही कहलाती है आपकी क्या? गति। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब अचेतन अवस्था होती है, कौन सी अवस्था? अचेतन अवस्था। अपन कहते हैं व्यक्ति एकदम बेहोश हो गया, और आपने नाम भी सुना होगा कि जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है या कोई व्यक्ति गंभीर रूप से इस प्रकार से किसी बीमारी से या किसी दुर्घटना से इस प्रकार से वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो उस व्यक्ति को आईसीयू में रखते हैं। किस में रखते हैं? इस व्यक्ति को आईसीयू में रखते हैं। और आईसीयू में व्यक्ति को तभी रखते हैं जब व्यक्ति कौन सी अवस्था में होता है? अचेतन अवस्था में होता है। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति जब आईसीयू में होता है तो वास्तव में उसमें गति नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब व्यक्ति आईसीयू में भर्ती है और आईसीयू में जब भर्ती होता है तो उसमें गति नहीं होती तो वो सजीव नहीं है। ऐसा नहीं है, वो सजीव है। क्योंकि जब व्यक्ति आईसीयू में भर्ती होता है या जब कोई भी सजीव आईसीयू में भर्ती होता है तो उस समय जो सजीवता के जो अन्य लक्षण हैं वो सारे के सारे लक्षण उसमें प्रकट होते हैं। मतलब सारे के सारे लक्षण दर्शाता है, केवल एक गति तो नहीं दर्शाता वो। तो आईसीयू जो होती है, जब व्यक्ति की अचेतन अवस्था आती है तो आईसीयू में भर्ती हो जाता है, और आईसीयू में भर्ती होने पर वो व्यक्ति सजीव ही कहलाता है क्योंकि उसमें गति नहीं होती। लेकिन अन्य जो लक्षण होते हैं, वो अन्य लक्षण जो होते हैं वो उसमें दिखाई देते हैं या वह सजीवता के अन्य लक्षणों को दर्शाता है। ये जो आईसीयू है इसका पूरा नाम होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट। तो जब व्यक्ति को आईसीयू में भर्ती कराया जाता है तो उस समय गति नहीं होती, लेकिन सजीवता के अन्य लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। तो ये हो गया आपका मूवमेंट, गति। क्या मैं आपसे पूछूं निर्जीवों में गति होती है? नहीं होती। तो निर्जीवों में किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती, हलचल नहीं होती। अगला आपके जो सजीवता का जो लक्षण है वो है ग्रोथ, वृद्धि। अगला कौन सा लक्षण है? ग्रोथ या वृद्धि। GROWTH, ग्रोथ या कहेंगे वृद्धि। वृद्धि केवल सजीवों में होती है, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती। लेकिन परिभाषा क्या बनेगी इसकी वृद्धि की? किसी सजीव में संख्यात्मक, आयतनात्मक जैसे ऊंचाई, व्यास, मोटाई, लंबाई। व्यास हो गया आपकी, मोटाई, संख्यात्मक, आयतनात्मक एवं शुष्क भार में
होने वाली अनुत्क्रमणीय बढ़ोतरी, अनुत्क्रमणीय बढ़ोतरी क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। किसी भी सजीव में संख्यात्मक या आयतनात्मक ऊंचाई, व्यास या मोटाई एवं शुष्क भार में होने वाली अनुत्क्रमणीय बढ़ोतरी को ही क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। संख्यात्मक में कैसे होगा? शुरू में आप देखते हो कि कोई जो छोटा बालक होता है तो उसमें जो हड्डियां होती है उसकी संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे वो हड्डियां जॉइंट होकर के उसकी संख्या कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। आयतनात्मक में आप सभी जानते हो कि लंबाई भी बढ़ती है, ऊंचाई, मोटाई भी बढ़ती है, उसका व्यास भी बढ़ता है व्यक्ति का। और अब किसी हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो वो बौना भी रह जाता है। जरूरी नहीं है कि ऊंचाई बढ़े, वो एक हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आयतनात्मक वृद्धि होती है। और एक शुष्क भार में, शुष्क भार का मतलब है कि जब किसी सजीव को 60 से और 70 डिग्री टेम्परेचर पर, 60 से और 70 डिग्री टेम्परेचर पर यदि किसी सजीव को ओवन में रखा जाता है, ओवन जैसे अपन बाटी सेकते हैं ना, बाटी सेकने का भी एक ओवन होता है जिसमें बाटियों को सेका जाता है। ओवन गैस पर वैसे हम कंडे से सेकते हैं घरेलू तौर से, लेकिन ओवन पर जब बाटियों को सेका जाता है गैस पर, तो ओवन पर जब बाटियों को सेका जाता है तो उस आटे के अंदर जो नमी है वो उसमें से निकल जाती है सेकने पर। सेम सजीव को भी 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पर ओवन पर रखा जाता है, और जब उसे ओवन पर रखा जाता है तो उसमें उपस्थित जो जल होता है, उस सजीव की बॉडी के अंदर उपस्थित जो जल होता है वो जल वाष्प बनकर उड़ जाता है, और शेष बचा हुआ जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? शुष्क भार कहलाता है। क्या कहलाता है? शुष्क भार कहलाता है। और जब इस शुष्क भार को भट्टी में जलाया जाता है, जैसे मुझे ओवन में रख दिया तो मेरे अंदर जितना भी द्रव पदार्थ है, जितना भी जो जल है वो वाष्प बन करके क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। उसके बाद ओवन में रखने के बाद, और फिर यदि मुझे जलाओगे, क्योंकि ओवन में रखने के बाद मेरा क्या ज्ञात हो जाएगा? शुष्क भार। और फिर यदि मुझे जलाते हो तो जलाने पर फिर मेरी क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी, अर्थात क्या बन जाएगी? भस्म बन जाएगी। तो ये जो इस प्रकार का जो लक्षण होता है वो किस में पाया जाता है? सजीवों में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि सजीवों में होती है, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती। तो आज हमने यहाँ पर 4 सजीवता के लक्षणों के बारे में अध्ययन किया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन, दूसरा आपका रिप्रोडक्शन, तीसरा मूवमेंट, चौथी आपकी ग्रोथ। अभी और भी काफ़ी लक्षण है, तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं आगे आने वाले जो लक्षण हैं सजीवता के, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।